हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोई। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग को कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Microorganisms are used for the large-scale production of alcohol, wine, and acetic acid vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit, एंड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका यूज़ लार्ज स्केल में अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए भी होता है, और वाइन का भी, और एसिटिक एसिड अल्कोहल और वाइन का प्रोडक्ट लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूज़ करा जाता है वो होता है ईस्ट। ईस्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और वाइन का है, यानी कि जो वाइन और अल्कोहल है उसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है उसको उसमें ईस्ट को यूज़ करा जाता है। जैसे कि जो ईस्ट है वो एक नेचुरल शुगर है जो कि ग्रेन्स और बार्ले, व्हीट, राइस और क्रश्ड फूड में ग्रो करता है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। और जो ईस्ट होता है वो जो स्मेल होती है शुगर की उसे अल्कोहल की स्मेल में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। जो प्रोसेस होता है, जो शुगर होती है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पैश्योर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। यानी कि एक साइंटिस्ट है या कोई भी है जो दारू पीते थे, लुइस पैश्योर, उन्होंने फर्मेंटेशन को डिस्कवर करा था 1857 में। Medical use of microorganisms. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules, or injection, such as penicillin. The source of these medicines is microorganisms. यानी कि जब भी आप लोग को चोट वोट लग जाती होगी तो ये जो डॉक्टर है आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते होंगे और कैप्सूल्स या कभी कभी इंजेक्शन भी आपको देते होंगे। इनमें जो इंजेक्शन होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, ये इनका जो दवाइयों का जो सोर्स होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही दवाइयाँ बनती हैं। These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganisms. Such as medicines are called antibiotics. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने में, और ये मेडिसिन ये जो ग्रोथ होती है डिजीज़ की उन्हें रोकती है और उन्हें रोक देती है। जैसे कि मेडिसिन्स कुछ है जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, and erythromycin are some of the examples। यानी कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस कर जाती हैं बैक्टीरिया और फंगी से। जैसे कुछ तो है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक है। आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये तीनों जो एंटीबायोटिक हैं बहुत कॉमन है और ये सब फंगी और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and used to cure a variety of disease. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. यानी कि जो एंटीबायोटिक होती है वो मैन्युफैक्चर करी जाती हैं स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कि वैरायटी जो कि सिक्योर करते हैं हम लोग को वैराइटीज ऑफ डिजीजेस से।
और जो एंटीबायोटिक्स होती है इन्हें मिक्स करा जाता है लाइव स्टॉक्स एंड पोल्ट्री से, ताकि ये जो इन्फेक्शन होता है जो कि एनिमल्स में होता है इन्हें लोग स्टॉप कर सके। और इसको इसलिए भी यूज़ करा जाता है ताकि जो प्लांट्स में डिजीज़ होते हैं उन्हें भी कंट्रोल कर सके। अब हमारा जो टॉपिक था कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमारा फिर सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है वैक्सीन, इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remember how to fight the microbe if it enter again. यानी कि जब हमारे शरीर के अंदर डिजीज बीमारियां एंटर होती हैं तब हमारी जो बॉडी होती है वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है, जिससे ये एंटीबायोटिक्स जाकर के डिजीज से लड़ सके। और जो हमारी बॉडी है उसको भी पता चल जाता है कि अगर यही माइक्रोब यही डिजीज फिर से आती है तो इससे किस तरह से लड़ना है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू a healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. यानी कि अगर कोई भी वीकेंड और डेड माइक्रोब हमसे इंट्रोड्यूस होता है तो किसी हेल्दी बॉडी में, तो वो बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उसे मार देती है और फिर उसको उसकी सुइटेबल एंटीबॉडीज भी हमारे अंदर प्रोड्यूस हो जाती है और जो एंटीबॉडीज है वो रह जाती है और हम लोग को ऐसे प्रोटेक्ट करती है उस डिजीज से, उस माइक्रोब से फॉर एवर, हमेशा के लिए। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क, और इसी तरीके से एक वैक्सीन भी वर्क करती है। सर्वल डिजीज इंक्लूडिंग cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccine। यानी कि जो सर्वल डिजीजेस हैं जैसे कॉलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ये सब भी रोकी जाती है वैक्सीनेशन से। Edward Jenner discovered the vaccine for smallpox in 1798। ये एक साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जेनर, इन्होंने वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की इस वैक्सीन को डिस्कवर करा था 1798 में। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents। यानी आपके चाइल्डहुड में, आपके बचपन में आप सभी को इंजेक्शन लगाए गए होंगे ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सके सर्वल डिजीजेस से। क्या आप उन सब की वो लिस्ट प्रिपेयर कर सकते कि आप को कौन कौन सी डिजीज हो रही है? आप अपने फादर या आप अपने पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीजेस। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। यू माइट हैव seen the advertisement on TV and my newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program। यानी कि ये बहुत एसेंशियल है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए डिजीजेस से, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये बहुत ही नेसेसरी है बच्चों को लगाना, और ये जो वैक्सीन है ये हमारे नियर बाई हॉस्पिटल में अवेलेबल भी है। और आप लोगों ने टीवी प्रोग्राम्स और एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जो बच्चे को प्रोटेक्ट कराने के लिए प्रोटेक्ट करना इतना ज़रूरी है, और जो उनके अगेंस्ट जो जितनी भी बीमारियां जैसे कि पोलियो, ये सब इन सब का प्रोग्राम आता है अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। यानी बचपन में जितने भी चिल्ड्रंस को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती थी वो कोई ड्रॉप्स नहीं, वो एक्चुअली में एक वैक्सीन होती है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several disease। यानी कि एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन था वो जो कि स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में था, जिसमें बताया जाता है कि हर एक पार्ट में जितना वर्ल्ड के हर एक पार्ट में मोस्ट ऑफ पार्ट में ये जो स्मॉल पॉक्स है ये वहाँ पे आ चुका है। इसलिए आज के दिनों में जो वैक्सीन है ये एक लार्ज स्केल में बनने लगी है
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि जो हम लोग प्रोटेक्ट कर सके ह्यूमंस को और एनिमल्स को फ्रॉम सेवरल डिजीजेस से। तो हमारा जो टॉपिक था ये वाला वैक्सीन का, ये भी खत्म हो चुका है। अब हमारा है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी से भी स्टार्ट करते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। यानी कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर से ली गई होती है, और वो सब नाइट्रोजन को सॉइल में फिट कर देते हैं, और उसके बाद वो इंक्रीज करती है, नाइट्रोजन इंक्रीज करती है सॉइल की फर्टिलिटी। ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, इनको कॉमनली हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो ये देख सकते हैं 2.7 में, द नाइट्रोजन फिक्सिंग कार्बोहाइड्रेट साइन ऑन बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे। ये यही है जो कि वो क्या कहते हैं, नाइट्रोजन को कवर करते हैं। तो ये जो हमारा एक और टॉपिक था इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, बहुत छोटा सा टॉपिक था, ये खत्म हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इसे भी स्टार्ट करते हैं। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स। दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेस एंड गार्डन्स। यानी कि बूजो और पहेली ने ऑब्जर्व करा कि उनका जो स्कूल गार्डनर है वो मैन्योर बना रहा है। मैन्योर उन लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ जो वेस्ट होते हैं प्लांट्स के, और वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनकी जो वेस्ट होते हैं उन्हें कलेक्ट करा हाउसेस एंड गार्डन्स। They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bujo had पहली wanted to know how this had happened. यानी कि फिर उन लोगों ने उन सारे वेस्ट को एक नियर बाई पिट में रखा, और उसके बाद वो डिस्पोजल होके डिकम्पोज होकर के वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। तो बूझो ये जानना चाहता है कि एक्चुअली ये हुआ कैसे। तो इधर एक हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.5, इससे भी चलो पढ़ लेते हैं। टेक 2 pots of fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in a pot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic. Toys in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3-4 weeks. यानी कि आपको 2 pots लेने हैं, एक पॉट को मार्क कर देना है पॉट ए, और एक पॉट में मार्क कर देना है पॉट बी। और पॉट ए में प्लांट वेस्ट को भर देना है, जैसे कि प्लांट्स वेस्ट को भर देना है, और जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, एम्प्टी बॉटल्स होती हैं, इन सबको भर देना है। और पॉट बी में टॉयज भर देने हैं। फिर आपको उनको 3 और 4 वीक्स के बाद ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या हुआ। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कॉन्टेंट्स ऑफ 2 पॉट्स? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? यानी कि फिर जो आप ये एक्टिविटी करेंगे, फिर आपको इसमें कुछ मिला कि कोई डिफरेंस मिला, अगर मिला तो वो क्या डिफरेंस था? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड. हाउ डिड दिस हैपन? द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। यानी कि फिर आपको जो मालूम चलेगा वो ये चलेगा कि जो पॉट ए है उसमें जो क्या होगा, वो सब कुछ डिकम्पोज हो जाएगा। वो कैसे हैपन हुआ? वो इसलिए हैपन हुआ क्योंकि जो भी कुछ था वो सब मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के एक्शन से। The nutrients released by the process can be used by the plant again. Did you notice that in a pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toys parts did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them into manure. यानी कि फिर आपने नोटिस करा कि जो हम लोगों ने पॉट बी में जो डाला था, पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी बॉटल्स, ब्रोकन टॉयज, उनमें कोई चेंज आया? उनमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि जो माइक्रोब्स थे उन्होंने उसमें एक्ट नहीं करा, और वो इसलिए वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हुआ। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear
after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animal, converting them into simple substance. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substance and thereby up the environment. यानी कि फिर आपको और आपको ये भी बताते हैं कि आप लोगों ने ये नोटिस करा होगा कि कोई भी जो एनिमल होता है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब कि कोई एनिमल है जैसे कि वो मर गया या वो सॉइल में ज़मीन में से पड़ा रहा तो कुछ दिनों बाद वो डिकम्पोज हो जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो सॉइल में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। इस कारण वो वहाँ से दिखता नहीं, और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब उसमें आ जाता है, और जो उसकी स्मेल होती है वो सभी इन्वायरमेंट में मिलके ख़त्म हो जाती है, क्लीन हो जाती है। तो ये जो हमारा टॉपिक था क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, ये हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमारा जो सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।